नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट इंडिया के इस जी के कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? और जो कि गर्मी है, आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, गर्मी से बच के भी रहिए। सभी लोग जुड़ जाइए इस क्लास में और इसके बाद शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि BARC यानी बार्क मुंबई के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, NTPC 2021 में पूछा गया था। रेलवे की परीक्षा NTPC 2021 में पूछा गया था कि BARC मुंबई के संस्थापक कौन है। यानी कि ऑप्शन देखिएगा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन और डी ऑप्शन है आपका राजा रमन्ना। सही आंसर करिएगा आप सभी लोग। प्यारे अभ्यर्थियों, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है, इसकी स्थापना की थी आपके होमी जहांगीर भाभा ने। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने BARC की स्थापना की। बात करें होमी जहांगीर भाभा की तो एक परमाणु भारतीय भौतिक विज्ञानी संस्थापक हैं। साथ ही साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के ये भौतिकी के प्रोफेसर भी थे। 1954 में इन्होंने क्या किया कि भारतीय ऊर्जा प्रतिष्ठान AEET के मतलब की स्थापना की इन्होंने कहाँ पे, मुंबई में की। बाद में यही आपका परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान BARC यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बन गया। यानी BARC की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने की थी। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RPF 2018 की परीक्षा में कि भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। RPF 2018 में पूछा गया था इसको। ऑप्शन देखिएगा, सामान्य कानून, सिविल नागरिक कानून या फिर फौजदारी कानून या फिर संवैधानिक कानून। चलिए आप सभी आंसर करिएगा इसका। अच्छा, जो आप लोग ये पढ़ रहे हैं क्लास में, डेली 10 क्वेश्चन मिलते हैं, आप सभी के लिए बेनिफिशियल है ना, ये मदद मिलती है आपको इनसे। और प्रतिदिन के 10 क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि बात करें पूरे एक मंथ में, पूरे 30 दिन में आपके सामने होते हैं 300 क्वेश्चन। तो चलिए बात करें कि भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया। तो देखिए, सामान्य कानून या सिविल, फौजदारी या संवैधानिक कानून में सही आंसर होगा आपका संवैधानिक कानून, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें संवैधानिक कानून की तो देखिए, भारत का संविधान खुद अपने आप में देश का एक सर्वोच्च कानून है, क्योंकि यह देश के सभी कानूनों की एक नींव है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके सामान्य कानून है या फिर आपके सिविल कानून है या फिर आपके फौजदारी कानून है, ये सभी कानून आपके संवैधानिक कानून के दायरे में ही आते हैं। इसलिए सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च कानून कौन सा हुआ आपका? सबसे बड़ा हुआ आपका संवैधानिक कानून। अब देखिए, ऐसा कानून जो संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करे या संविधान के किसी भी भाग का हनन हो या उसका उल्लंघन करे तो वह कानून एक देखा जाए तो अमान्य कानून कहलाएगा। यानी वह कानून कैसा कानून है? अमान्य कानून है। यानी कि संवैधानिक कानून सर्वोपरि है। क्लियर हुआ? तो कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। इतना क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें। और अगला प्रश्न है UPSI की परीक्षा 2018 से कि वर्ष 1946 और 1978 में भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था। देखिए, यहाँ से दो चीज़ें मिली। पहला विमुद्रीकरण हुआ मुद्रा का 1946 में और दूसरा विमुद्रीकरण हुआ 1978 में। तो तीसरा विमुद्रीकरण किस तिथि को हुआ, ये पूछा गया आपसे। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2015, 18 नवंबर 2016 या फिर 28 नवंबर 2015। और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तीसरे विमुद्रीकरण की तो तीसरा विमुद्रीकरण हुआ था आपका 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को आपने सुना होगा कि प्यारे देशवासियों, आज से ही 500 और 2000 के नोट हमेशा के लिए प्रचलन में समाप्त किए जाते हैं, यानी बंद किए जाते हैं। सुना होगा आपने। यानी कि भारत सरकार ने तीसरी बार भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण करते हुए 500 रुपये और 1000 के नोटों का जो प्रचलन था वो प्रचलन बंद कर दिया। अब बात करें भारत के इस तीसरे विमुद्रीकरण का, तो भारत का तीसरा विमुद्रीकरण का उद्देश्य था काले धन को, यानी काले धन पर, ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना। क्लियर है? और इन्होंने क्या किया कि 500 और 2000 के नोटों का प्रचलन प्रारंभ किया। यानी 1000 के नोट का प्रचलन बंद करके इन्होंने 2000 की सबसे बड़ी मुद्रा लॉन्च कर दी।
अच्छा, बात करें भारतीय मुद्रा के विशेष लक्षणों की, तो प्यारे अभ्यर्थियों कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। जैसे बात करें सबसे छोटे नोट यानी 10 रुपये के नोट में हम बात करें तो देखिए सूर्य मंदिर का मतलब की आकृति मिलेगी आपको इसके नोट के पृष्ठभूमि में। इसी तरह बात करें 20 रुपये के नोट में, तो 20 रुपये के नोट में एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये के नोट में आपको मिलेगा हम्पी का चित्र, 100 रुपये के नोट में मिलेगी आपको रानी की वाव, और 100 रुपये और 200 रुपये के नोट में मिलेगी आपको लाल किला, और 500 रुपये के नोट के पृष्ठभूमि में अंकित है आपका 500 रुपये के नोट में लाल किला, ठीक है। और 2000 के नोट में आपका मंगलयान जो कि प्रचलन में इस समय बंद है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। तो पूछा गया है रॉ का फुल फॉर्म क्या है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था आपसे। ऑप्शन देखिएगा, रीजनल एनालिसिस विंग, या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या फिर रिसर्च एंड असिस्टेंस विंग, या फिर रिसर्च एंड आर्म्ड विंग। क्लियर हुआ? चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। चलिए आप सभी लोगों ने इसका आंसर किया। चलिए कमेंट एक आ रहा कमेंट हमारे पास में, जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। देखिए 10 रुपये का जो मुद्रा का 10 रुपये का जो नोट है, इस 10 रुपये के नोट में सूर्य मंदिर मिलेगा आपको, ठीक है। प्यारे अभ्यर्थियों अगर धोखे से अगर कुछ गलत निकला हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। 10 रुपये के नोट में यानी इसके पृष्ठभूमि में सूर्य मंदिर, 20 रुपये के नोट में मिलेंगी आपको एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये के नोट में हम्पी, और 100 रुपये के नोट में रानी की वाव, और 200 रुपये के नोट में सांची का स्तूप, और 500 रुपये के नोट में मिलेगा आपको लाल किला, और 2000 के नोट का प्रचलन जो कि बंद है, इस पे मंगलयान की आकृति का चित्रांकन किया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रॉ का फुल फॉर्म क्या था। तो प्यारे अभ्यर्थियों रॉ का फुल फॉर्म मिलेगा आपको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि भारत की सबसे बड़ी प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी है, जिसका उद्देश्य विदेशी या किसी दूसरे देश के एक खुफिया चीज़ों की जासूसी करना जिसका उद्देश्य है। क्लियर है? बात करें इस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, तो इसकी स्थापना 1968 में चीन और भारत पाक युद्धों में खुफिया सफलताओं के बाद की गई थी। क्लियर है? यानी भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ और जिसमें हमें काफ़ी सफलता मिली जासूसी को लेकर के, इस उद्देश्य से 1968 में इस रॉ एजेंसी की स्थापना की गई थी। इसके कार्य की बात करें तो विदेशी खुफिया जानकारी एकत्रित करना, साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर के इसका मुकाबला करना बताया गया है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है CHSL एग्जाम 2021 में कि निम्न में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम लिखी है? हरिवंश राय बच्चन, रस्किन बॉन्ड, RK लक्ष्मण, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे अभ्यर्थियों आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा। चलिए बात करें आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये किसने लिखी? तो इसको लिखा था आपके हरिवंश राय बच्चन जी ने, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, हरिवंश राय बच्चन। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों हरिवंश राय बच्चन की, तो इनकी बात करें तो देखिए ये एक भारतीय कवि थे। भारतीय कवि के साथ साथ 20वीं सदी के हिंदी साहित्य के ये महान लेखक के रूप में निकल के आए, जो कि अपनी प्रसिद्ध कृति मधुशाला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। प्यारे अभ्यर्थियों एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर देखें हरिवंश राय बच्चन को, तो देखिए बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जो कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला के लिए प्रसिद्ध मतलब कि जाने जाते हैं। क्लियर हुआ? चलते हैं आज के कुछ के अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का 6वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान? और बिल्कुल सिंपल है और आप सभी को पता होगा कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही यानी राजस्थान। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा है आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर है? अब देखिए राजस्थान की बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का एक राज्य है, जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को आच्छादित करता है। साथ ही साथ अगर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे निवास करने वालों की संख्या 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा थी। ठीक है? और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जैसे अभी मैंने बताया कि आपके जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे बड़ा है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़े राज्य होंगे आपके राजस्थान, इसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश,
इसके बाद मिलेगा आपको महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर के पायदान पर है आपका उत्तर प्रदेश। वहीं जनगणना की स्थिति को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम राज्यों का क्षेत्र अगर देखें क्षेत्रवार, तो देखिए सबसे पहले मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार, और बिहार के बाद चौथे नंबर पर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल। क्लियर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर आएंगे। आरओ एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया था इसको कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या फिर शारदा नदी। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका गंडक नदी। गंडक नदी की बात करें तो देखिए पश्चिमी चंपारण से होकर के बहती है ये, यानी कि ये पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और गोपालगंज के साथ साथ आपका सारण और मुजफ्फरपुर क्षेत्र से होकर के ये बहती है, जो बिहार राज्य के गंगा के मैदानी भाग में दक्षिण पूर्व में 300 किलोमीटर लंबे मतलब दायरे पे ये बहती है। आपकी कौन सी नदी? गंडक नदी। अब बात करें देखिए आपकी सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी, ये उत्तर प्रदेश की सीमा से छू करके बहती हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से होकर भी बहती हैं। जैसे शारदा नदी की बात करें हम, ठीक है, तो शारदा नदी आपकी जो है तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र से होकर के बहती है। हिंडन नदी आपने पढ़ा ही होगा प्राचीन इतिहास में, हिंडन नदी आपके सहारनपुर क्षेत्र यानी आलमगीर वाले भाग से होकर के बहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न पूछा गया है दिल्ली पुलिस 2019 में कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण क्या थे? राजनीतिक एवं सैन्य कारण, आर्थिक एवं धार्मिक कारण, सामाजिक कारण या फिर इनमें से सभी। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। 1857 के महाविद्रोह के अगर हम कारणों की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों इनमें से सभी कारण हैं, चाहे वो आपके सामाजिक कारण के तहत, चाहे मुगल सम्राट के अधिकारों का चाहे ह्रास हो, या फिर हम बात करें राजनीतिक कारण की, तो राजनीतिक कारण के तहत हम बात करेंगे तो देखिए डलहौजी की विलय नीति, भू राजस्व नीति जो दोषपूर्ण थी, ये भी 1857 की क्रांति के एक कारण हुआ। धार्मिक कारणों की बात करें तो देखिए टेनेंसी जो एक्ट लागू हुआ आपका, यानी लेक्स लोकी कानून जिसे कहते हैं, लेक्स लोकी कानून आया जो कि धर्म को लेकर के था। भारतीयों के साथ जो नस्ली व्यवहार किया गया, जो ईसाइयत का जो एक प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें थी। और तत्कालिक कारणों में आपने पढ़ा होगा कि सुअर और गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस, जो कि आपके न्यू इनफील्ड राइफल के लिए जिन कार्टिज को इस्तेमाल किया जाता था, ये सभी कारण थे जिन्होंने मिलकर के 1857 के महाविद्रोह की एक पृष्ठभूमि में सबने बराबर से योगदान दिया, या सबकी जो है ना सबने अपना योगदान दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर का कि कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है? और सही आंसर है आपका 8 मई। प्यारे अभ्यर्थियों भी हाल ही में 8 मई को हमने विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया। यह हर साल 8 मई को मनाया जाता है, जिसे विश्व रेड क्रॉस दिवस के नाम से जानते हैं। 1938 में रेड क्रॉस के 14वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन से शुरू होकर के यह रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मोत्सव पर भी आधारित है, यानी उनके जन्मदिन के अवसर पर हम प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। इस विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 के विषय यानी थीम की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इसका सही है कि इसकी सही यानी विषय यानी इसका सही थीम है आपका कि हम जो भी कुछ करते हैं वह दिल से आता है। हम जो भी कुछ करते हैं वह दिल से आता है, यह थीम है आपके विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 की। क्लियर है? और अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए हाल ही में स्कूल्स ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई? हाल ही में स्कूल्स ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई? देखिए असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका मणिपुर राज्य में स्कूल्स ऑन व्हील्स की मतलब कि ये जो कार्यक्रम था इस पहल को प्रारंभ किया गया। मणिपुर की राज्यपाल थी आपकी अनुसुईया उइके द्वारा इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल्स ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया। बात करें इस कार्यक्रम के उद्देश्य की तो इस स्कूल्स ऑन व्हील्स कार्यक्रम यानी इस अभियान का जो उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य मतलब कि शिविरों में रह रहे जो अनाथ बच्चे हैं उन सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इस पहल का संचालन आपके विद्या भारती विकास समिति मणिपुर द्वारा किया गया था। क्लियर हुआ? प्यारे अभ्यर्थियों जाते जाते आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे बिल्कुल इसी समय में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।